हेलो एवरीवन, आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, तो ये है 319 से 500 ईस्वी तक। लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। गुप्त वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया, जिस तिथि को यहाँ पर लिया गया है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए हैं? प्रवरसेन प्रथम ने। ये एक वाकाटक राजा हैं, वाकाटक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। वी ए स्मिथ के द्वारा अपनी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इनकी बुक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। जितने भी देव से जुड़े हुए नाम हैं वह सब चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह देवगुप्त हो, चाहे वह देवराज हो और चाहे वह देवश्री हो। देवराज, देवश्री, ये सभी नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो यह है समुद्रगुप्त। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो वह है, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होंगे, अशोक और समुद्रगुप्त। यह एक ही अभिलेख है जो सम्राट अशोक ने उत्कीर्ण कराया था। यह कौशाम्बी अभिलेख है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख किया है। इसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त का अभिलेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसके अलावा इसी अभिलेख में जहांगीर और बीरबल के भी अभिलेख हैं। जहांगीर और बीरबल के अभिलेख इसी में मिलते हैं। यह सबसे पहले यह कौशाम्बी में स्थित था। यह अभिलेख कौशाम्बी में। अकबर ने इस अभिलेख को कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वह करता है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है इसमें। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो वह देता है समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक यह एक पद है। हरिशेण के द्वारा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो वह था महेंद्र। कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो वह मिलता है जहांगीर का लेख। पृथ्वी या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की है? तो वह की है समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। यह सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। ये गलत है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई है। विशाख दत्त। और इन्हीं के द्वारा मुद्रा राक्षस की भी रचना की गई है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिलती है।
वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। तो ये 2 सही होते हैं, 1 और 3 सही हैं इसमें। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में दिए हैं दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और दूसरी तरफ दिए हैं उनके राज्य। तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शन है विष्णुगुप्त कांची। विष्णुगुप्त कांची के थे। धनंजय कुस्तलपुर से, नीलराज अवमुक्त से और उग्रसेन पालक से। इसको याद करने की ट्रिक है, विष्णुगुप्त कांची आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। धनंजय दक्षिण का हिस्सा जो कि पूरा समुद्र से घिरा है, तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण का अभियान किया जहाँ से उनको कुंटलों धन प्राप्त हुआ और उनको नीला मोती मुक्ता मौक्तिक या मोती को कहते हैं संस्कृत में मौक्तिक, नीलराज से नीला मोती उनको वहाँ से प्राप्त हुआ, कुंटलों धन प्राप्त हुआ और नीला मोती प्राप्त हुआ। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो वह है चंद्र। इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाया जाता है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो वह की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वह था गुप्त वंश। हुड़ों के आक्रमण गुप्त वंश के समय में हुए, गुप्त काल में। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? तो वह की है स्कंदगुप्त के द्वारा। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया है? तो वह किया है स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? तो यह ज्ञात होता है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख यूपी के गाजीपुर में मिला है। गाजीपुर जिले में मिला है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो हुड़ आक्रमण था कारण एक बहुत बड़ा। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, हाँ जी, उनका प्रशासन सामंतीय था, यहाँ से सामंतवाद की प्रथा शुरू हो गई थी। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, जिसकी वजह से वह अहिंसा के उपासक हो गए थे, अहिंसा के समर्थक हो गए थे और इस कारण उनकी सेना और शक्ति कमज़ोर हुई। अरब आक्रमण, यहाँ पर कोई भी कारण नहीं था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शक विजेता कहा गया। और यहाँ पर इसके बाद उन्होंने रजत सिक्के भी जारी किए। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजय के बाद उन्होंने रजत सिक्का रूपक जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के उपरांत शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है? तो चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल में भारत की यात्रा की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, ये सही है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख है, ये भी सही है। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी गुहालेख नहीं है, उदयगिरी गुहालेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का। और जबकि प्रभावती गुप्त का है पूना ताम्रपत्र लेख, पूना ताम्रपत्र। और समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख सही है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो वह जाना जाता है दशपुर अभिलेख। इसे मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, मंदसौर अभिलेख। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी, जिसे तंतुवाय श्रेणी कहा गया है, तंतुवाय श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर के लिए दान दिया गया है। सूर्य मंदिर के लिए दान दिया गया है।
मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो यह प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वह मिलती है दशपुर शिलालेख से, दशपुर अभिलेख से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हैं शासक, दूसरी तरफ दी हैं उनकी रानियां। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी थी दत्त देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की रानी थी अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, तो यानी कि गुप्त काल के समय रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? किस व्यापार पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। जब पश्चिमी व्यापार समाप्त हो गया तो वह भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर भारत दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? क्योंकि गुप्त काल में पश्चिमी व्यापार खत्म हो गया था और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार जारी था, तो इसलिए यहाँ पर कलकत्ता के पास ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार गुप्त काल में जारी रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वह दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के लिए था और उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये पश्चिमी बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, कल्याण, भड़ौच और कॉम्बे का। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो इसकी व्याख्या है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से होकर दक्षिण पूर्व एशिया तक जाना आसान था और इसी कारण वहाँ से संबंध स्थापित हो पाए। अरब सागर के साथ अरब व्यापार का भी यही रास्ता था। जब मानसून आते थे तो अरब व्यापारी भारत में प्रवेश करते थे और जब मानसून वापस जाते थे तो अरब व्यापारी उसके साथ अपने देश वापस चले जाते थे। मानसून ने भारत में हो रहे व्यापार को बहुत ही प्रभावित किया है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बिल्कुल ही गलत है, राजा इसका प्रमुख नहीं था। श्रेणी संगठन स्वायत्त थी, वह उनके नियम खुद से बनाती थी और उसका संचालन भी स्वयं करती थी और उनका प्रमुख भी श्रेणी का कोई सदस्य होता था। श्रेणियों का बहुत महत्व था, ग्रामीण प्रशासन में और स्थानीय प्रशासन में भी उनका अच्छा महत्व था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो श्रेणी अपने अंदर के हर एक नियम खुद ही बनाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई गलत किया है, तो न्यायिक अधिकार भी श्रेणी ने अपने पास ही रखे थे। तो केवल 2 और 3 सही होते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे, तो वह थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन अच्छा फला और फूला। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में, यानी
राज दरबार में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे थे सत्ता को बढ़ाने के लिए, वह उसके बारे में जानकारी देता है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? तो अगर एक वर्ण की बात की जाए तो वैश्य समुदाय को कहा जाएगा, क्योंकि ये व्यापार से जुड़े हुए थे, और सार्थवा व्यापारियों के काफिले का नाम है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर केवल सुश्रुत ऐसे हैं जो कि आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन ये गुप्तकालीन नहीं है, और इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसमें है भास्कराचार्य, ये गणितज्ञ थे और खगोलविद थे, जबकि बाकी सभी तीनों चिकित्सक थे। चिकित्सा शास्त्र से इनका संबंध था। अगर हम चिकित्सा शास्त्र से संबंधित विद्वानों के कालानुक्रम को देखें तो सबसे पुराने समय में हुए हैं सुश्रुत, उसके बाद हुए हैं जीवक, और इनके बाद हुए हैं चरक, और सबसे बाद में हुए हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी गुप्तकालीन हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। लीलावती के लेखक हैं तो वह हैं भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यर्पण शुरू हो चुका था, तो ये गलत है। इतने पुराने समय में मानव अंगों का प्रत्यर्पण नहीं हो रहा था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। कोण के ज्या के साथ साथ और भी सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। गणित में अच्छी खासी प्रगति हुई थी गुप्त काल में। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया था, तो ये भी सही है, केवल दूसरा गलत है। 1, 3, 4 सही है। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, तो यह अस्पताल था पाटलिपुत्र में, जिसमें मुफ्त इलाज किया जाता था, और यह बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने इस अस्पताल को गरीबों के लिए बनवाया था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित था? एस्ट्रोलॉजी से संबंधित थे छपड़क। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे, सबसे उत्कृष्ट स्थान उनका ही था, कालिदास का। इसके अलावा उनके नवरत्नों में शामिल थे वेताल भट्ट जो कि जादूगर थे, घटकर जो कि कूटनीतिज्ञ थे, शंकु, इनके नाम में ही जैसा लिखा है शंकु, यह एक वास्तुकार थे। छपड़क जो कि अभी हमने देखा, वह एस्ट्रोलॉजर यानी फलित ज्योतिष से संबंधित थे। वररुचि ये व्याकरण से संबंधित थे, व्याकरणज्ञ थे। और अमर सिंह ये कोशकार थे। कोशकार यानी कि जो शब्दकोश से संबंधित। धन्वंतरी चिकित्सक थे, और वराह मिहिर जो कि फलित ज्योतिष के प्रणेता थे। फलित ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, वराह मिहिर।
इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह की थी आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो वह है दिनार। दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, जबकि रजत मुद्रा को रूपक कहा गया है, रूपक। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है रूपक का। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो वह किए थे सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के मिलते हैं सबसे पहले। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वह बोलते थे प्राकृत भाषा, जबकि उच्च वर्गों के पुरुष संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरर से। यह प्राप्त हुआ है भानुगुप्त नाम के शासक, जो कि गुप्त शासक हैं, इनके मित्र गोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी सती हो गई थी। इसका विवरण इस एरर अभिलेख से मिलता है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? तो वह की है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। 319 ईस्वी गुप्त संवत के प्रारंभ की तिथि है। यहाँ पर सूची 1 में सम्राट के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा धारण किए गई उपाधि या विरुद्ध दी गई हैं। तो देखते हैं, अशोक की प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की क्रमादित्य उपाधियां थीं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी गुप्त काल की। गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन होता रहा और किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वह दिए थे गुप्त वंश ने। गुप्त वंश से ग्राम दान और ब्राह्मणों और मंदिरों को दान काफ़ी ज़्यादा संख्या में किया गया है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। और किस संदर्भ में कहा जाता है? इस समय संस्कृत भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ है, संस्कृत भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व मिला है। इसके अलावा गणित और विज्ञान का भी विकास हुआ है, तो इस कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ऋग्वैदिक काल में थोड़ा बहुत स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उनके संग उतना भेदभाव नहीं होता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल के बाद कोई भी समय ऐसा नहीं रहा जब स्त्रियों की स्थिति अच्छी भी रही हो, और स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी तो कभी भी नहीं रही है भारतीय समाज में। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वह थी उपज का छठा भाग। यही शास्त्रों के आधार पर सही दर है, वही ली जाती थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो वह थी 1/6। धर्मशास्त्रों के आधार पर भारत में 1/6 भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी और ज़्यादातर हिंदू शासकों के द्वारा यही ली गई। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो वह था उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत भूमि बिना जोती हुई जंगल भूमि थी, जंगली भूमि जिसको जोता नहीं गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप, द्रोणवाप क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो यह करते हैं भूमाप को। कुल्यवाप, द्रोणवाप के अतिरिक्त एक अधवाप, ये 3 भूमि के नाप थे गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य द्वारा
गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? कर रहित यानी कि उससे कोई भी कर वसूला नहीं जाता था, तो वह प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को, जो कि भूमि दान की जाती थी, वही उसी भूमि की बात हो रही है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं, तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम या फिर उदक भागम। और गुप्त काल में उद्रंग भूमि कर को कहा गया है, उद्रंग भूमि कर है। इसके अलावा ये दो भी अन्य कर हैं, लेकिन सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम कहा गया है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो वारंगल प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी यानी गुप्त काल के समय लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो यह थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। घंटाशाला और कदूरा पूर्वी क्षेत्रों के बंदरगाहों के लिए प्रयोग किया गया है और चौल पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाहों के लिए। तोरमाड़ किस जाति या दल का था? तो वह था हूण। तोरमाड़ हूण शासक था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया है? तो वह किया यशोधर्मन ने। सबसे पहले नरसिंहगुप्त, बलादित्य, जो कि गुप्त शासक हैं, इनके द्वारा मेहरकुल को पराजित किया गया है। उसके बाद यशोधर्मन के द्वारा भी मेहरकुल को पराजित किया गया है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो वह था सुन युंग। 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन करने वाला चीनी यात्री सुन युंग था। इसके अलावा भारत में कई चीनी यात्री आए हैं। उनके भारत आने का क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भारत आए हैं फाहियान भारत आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आए हैं सुन युंग। उसके बाद वेनसांग। और वेनसांग के बाद आए हैं इत्सिंग। सबसे आखिर में इत्सिंग। चीनी यात्री सुन युंग ने भारत की यात्रा की है। तो सुन युंग ने 518 ईस्वी से चीनी यात्री सुन युंग ने भारत की यात्रा की है। तो सुन युंग ने भारत की यात्रा की है 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया और दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, लेकिन उनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत ही होती है विकेंद्रीकरण की। तो इस प्रकार 1 और 3 सही हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बलात्श्रम यानी कि बेगार, जिसको विष्टि कहा गया है, यह गुप्त काल में प्रचलित था। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, इसलिए यह चल रहा था उस समय। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ है, यानी ओरिजिनेटेड है, कहाँ से उद्गम हुआ है? भारत से। तो महाभारत में चतुरंग के नाम से शतरंज खेला जाता था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो यह था
एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। शूद्रक एक गुप्तकालीन लेखक हैं, गुप्त काल के समय में हुए हैं। इसके साथ ही गुप्त काल से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे गुप्तोत्तर वंश से संबंधित